दोस्तों हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है, पर सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट ऐसा भी है जो अपनी एक्सिस पर करीब 98 डिग्रीज झुका हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरेनस की। दोस्तों यूरेनस का रिंग सिस्टम और इसके सभी 27 मून्स भी इसी अनयूजुअल ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून के कंपैरिजन में ये सूरज से 162 करोड़ किलोमीटर करीब है और ये सूरज और अर्थ के डिस्टेंस का करीब 11 गुना है। अब इसके बावजूद सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट नेपच्यून नहीं है बल्कि यूरेनस है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा यूनिक है, मगर यूरेनस के इस अनयूजुअल बिहेवियर का कारण इसके इतिहास में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 400 साल पहले जब शायद यूरेनस अपने फॉर्मेशन पीरियड में था, उस समय अर्थ से 2 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट इससे टकराया था। अब साल 2018 में यूके के डरहम इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटेशनल कॉस्मोलॉजी के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर डीप रिसर्च की थी। दरअसल उन्होंने एक सिम्युलेशन क्रिएट किया और सुपर कंप्यूटर में उसे रन करके ये पता लगाया कि अर्ली सोलर सिस्टम आखिर कैसा रहा होगा। अब इस सिमुलेशन से वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि यूरेनस के अनयूजुअल टिल्ट के पीछे एक मैसिव ऑब्जेक्ट ही था। पर सवाल उठता है कि वो मैसिव ऑब्जेक्ट था क्या और आखिर वो आया कहां से था। दोस्तों असल में ये एक यंग प्रोटो प्लैनेट था जो रॉक और आइस का बना हुआ था। अब इसे आप नेपच्यून और यूरेनस का छोटा भाई भी कह सकते हो, जिसे उनके एक बड़े भाई ने बर्बाद कर दिया। नाउ दोस्तों सरप्राइजिंग बात तो ये है कि यूरेनस पर हमें एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलता है। मतलब उस प्रोटो प्लैनेट से टकराने के बाद भी यूरेनस अपना एटमॉस्फेयर रिटेन रखने में कामयाब हो गया था। ये प्रोटो प्लैनेट यूरेनस से एक ऐसे एंगल पर टकराया होगा जिसने प्लैनेट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, पर हाँ उसके टिल्ट को चेंज कर दिया, मतलब उसे पूरा का पूरा घुमा ही दिया था। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अर्ली सोलर सिस्टम में कोलिजन्स रेयर बात नहीं हुआ करती थी। दरअसल हमारा अर्ली सोलर सिस्टम एक मेस की तरह ही था जहां कोलिजन्स बहुत ही आम बात हुआ करती थी। नाउ आपने जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसके अनुसार थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से टकराया था और उसके बाद पृथ्वी का जो हिस्सा अलग हुआ था उसे आज हम मून की तरह देखते हैं। अब अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरे थे वही इस प्लैनेट पर लाइफ को लेकर आए थे और इन्हीं एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स के कारण डायनासोर्स का भी अंत हुआ था। अब दोस्तों जब हम मून की सरफेस को देखते हैं तो वहां पर भी हमें कई विशालकाय इंपैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। मरकरी और वीनस पर भी हमें इंपैक्ट क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। अब मार्स आज जिस कंडीशन में है उसके पीछे एक मैसिव एस्ट्रॉइड इंपैक्ट का हाथ बताया जाता है। यह एस्ट्रॉइड मार्स पर रेयर मेटल्स को लेकर आया था जो आज इसकी सरफेस पर अबेंडेंस में मिली हुई है। अब दोस्तों यूरेनस से टकराने वाले ऑब्जेक्ट ने ना सिर्फ इसकी टिल्ट को चेंज किया था बल्कि इसने यूरेनस की कोर को ठंडा करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कोलिजन के कारण जो डीब्रीज क्रिएट हुई थी उसके कुछ हिस्से ने यूरेनस की सरफेस पर एक थिन शेल बना ली। अब इसके कारण यूरेनस की कोर से निकलने वाली हीट अंदर ही ट्रैप होकर रह गई और समय के साथ साथ अंदर ही अंदर ठंडी पड़ने लगी। दोस्तों आज यूरेनस नेपच्यून के कंपैरिजन में इतना ठंडा इसीलिए है क्योंकि इसके कोर की हीट ज्यादा मात्रा में आउटर एटमॉस्फेयर में पहुंचती ही नहीं है। बाकी के डीब्रीज से यूरेनस के मून्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यूरेनस के अराउंड टोटल 27 मून्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। यूरेनस अर्थ से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, पर इसका सबसे बड़ा चांद टाइटेनिया मून से आधी से भी कम साइज का है। नाउ अगर हम इसके 5 सबसे बड़े मून्स को कंबाइन कर दे तब भी इनका टोटल मास नेपच्यून के सबसे बड़े मून ट्राइटन से भी कम बैठेगा। कहते हैं कि उम्ब्रियल और मिरांडा जो यूरेनस के 2 मून्स है वो उस मैसिव इंपैक्ट के पहले से ही बन गए थे, पर कोलिजन के कारण जब यूरेनस की एक्सिस बदली तो इन मून्स ने भी अपनी रोटेशन को चेंज कर दिया। आखिर जब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट यूरेनस की सरफेस से टकराया होगा तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि यूरेनस का क्या हाल हुआ होगा। अब ऐसे में मोल्टेन आइस और रॉक्स ने प्लैनेट के अंदर लंप्स बना लिए। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये कुछ जगहों पर ज्यादा अमाउंट में जमा हो गए थे, जिसके कारण यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट आया जो आज तक एग्जिस्ट करता है। वैसे दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि अगर यूरेनस और नेपच्यून की टक्कर हो जाए
तो क्या होगा? वेल, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है? मतलब दो इतने विशालकाय प्लैनेट्स आपस में टकरा कैसे सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। और इन स्पेशल कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए हमें सोलर सिस्टम के बाहर कोई मेहमान चाहिए होगा। अब रियलिटी में तो शायद नहीं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में हर चीज पॉसिबल है। नाउ इमेजिन करो कि आउटर स्पेस से कोई विशालकाय रोग प्लैनेट या रोग स्टार हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाता है। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इनर सोलर सिस्टम की ओर आ रहा होगा, अपने ग्रेविटेशनल इंपैक्ट से ये सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नाउ आउटर सोलर सिस्टम में तो अभी तक तबाही शुरू भी हो चुकी है और कई ऑब्जेक्ट्स तो भाई अभी तक एक दूसरे से टकराकर तबाह भी हो चुके हैं। हमारा ये बिन बुलाया मेहमान अपने रास्ते में नेपच्यून और यूरेनस की ऑर्बिट को भी क्रॉस करता है और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उनकी ऑर्बिट को चेंज कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद उस रोग ऑब्जेक्ट का सफर कहीं पर भी जाकर रुके, पर अभी के लिए हमारा काम हो चुका है। यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट्स अनस्टेबल होती है और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके बीच की दूरी 162 करोड़ किलोमीटर्स या फिर करीब करीब 10.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। नाउ यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और नेपच्यून करीब 3.5 गुना ज्यादा बड़ा कहा जा सकता है। अब साइज में नेपच्यून से ज्यादा बड़ा होने के बावजूद यूरेनस का मास नेपच्यून से थोड़ा कम है। नंबर्स में बताओ तो नेपच्यून पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा मैसिव है और यूरेनस 15 गुना ज्यादा। ना दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही आइस जायंट्स है, पर यूरेनस कुछ हद तक सैटर्न से भी रिसेंबल करता है। सैटर्न के बाद इस प्लैनेट की डेंसिटी सोलर सिस्टम में सबसे कम है और यही कारण है कि बड़ी साइज के बावजूद भी इसका मास नेपच्यून से काफी कम है। मतलब एक प्लैनेट साइज में बड़ा है और दूसरा मास में ज्यादा है। अब इन दोनों की टक्कर में कौन बचेगा और कौन सा प्लैनेट खत्म हो जाएगा, देखना काफी दिलचस्प होगा। अब मेरी एक तरफ यूरेनस है और दूसरी ओर नेपच्यून, और ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही इन दोनों में टक्कर होगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और रेडिएशन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। सिमिलर साइज होने के कारण ये मुकाबला वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब ऐसा लग रहा है जैसे दोनों प्लैनेट्स मिलकर एक नया प्लैनेट बनाने वाले हैं। इस मैसिव कोलिजन के बाद यूरेनस और नेपच्यून अपना करीब करीब आधा आधा हिस्सा खो देने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में बताऊं तो यूरेनस आधे से थोड़ा कम और नेपच्यून आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा खो देगा। मतलब हमारा विनर होगा यूरेनस। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक नया प्लैनेट आ चुका है, तो इसका नामकरण तो बनता है, राइट? वेल, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। आप इस प्लैनेट को क्या नाम देना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे समझ जाना कि वही विनर है। अब चलो दोस्तों, ये तो हमने दो प्लैनेट्स की टक्कर को देखा, पर रियलिटी में ये दो प्लैनेट्स अकेले एक दूसरे की ओर नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि इनके साथ साथ इनका सैटेलाइट सिस्टम भी था। यूरेनस के पास 27 मून्स है और नेपच्यून के पास 14 मून्स है। अब जब ये प्लैनेट्स आपस में टकराएंगे तो इनके मून्स के बीच भी कोलिजन देखने को मिलेगा, और माइंड यू कि ये कोलिजन पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की जान भी ले सकते हैं। जब मून्स एक दूसरे से टकराएंगे तो इनसे डीब्रीज क्रिएट होगा जो कि विशालकाय रॉक्स के फॉर्म में होंगे। ये रॉक्स इनर सोलर सिस्टम की ओर आ सकते हैं और यहाँ के प्लैनेट्स पर हेवी बम्बार्डमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ दोनों प्लैनेट्स और फिर उनके मून्स की टक्कर के बाद बहुत सारा डीब्रीज क्रिएट हो जाएगा जो कि नए और पहले से बड़े मून्स का फॉर्मेशन करेगा। मतलब हमारे नए प्लैनेट के पास ट्राइटन से भी बड़ा मून होना चाहिए, साथ ही साथ इसका सैटेलाइट सिस्टम भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। अब दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून की टक्कर से जो नए प्लैनेट बनेंगे उसमें दोनों प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसकी डेंसिटी और मास आज के यूरेनस और नेपच्यून के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब इस एक्स्ट्रा मास का असर होगा प्लूटो पर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसकी ऑर्बिट पहले से ही काफी बिगड़ी हुई है। कई बार तो ये नेपच्यून की ऑर्बिट को पार करके इसके कंपैरिजन में सूरज से ज्यादा करीब भी आ जाता है। नाउ साल 1979 से 1999 के बीच प्लूटो सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट हुआ करता था
उसके बाद ये अपनी ऑर्बिट में दूर चला गया और नेपच्यून सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट बन गया। फिर एक ऐसी साजिश रची गई कि अब प्लूटो चाहे मरकरी के पास भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो प्लैनेट नहीं बन सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं। खैर, मैं ये बता रहा था कि आउटर सोलर सिस्टम में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस प्लूटो की ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर सकता है, जब हमारे नए प्लैनेट की टक्कर प्लूटो से भी हो जाएगी। अब इसके कारण कुइपर बेल्ट में भी डिस्टरबेंसेस क्रिएट होंगे और इनर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर और भी ज्यादा हैवी बम्बार्डमेंट होगा। यानी कि भाई सोलर सिस्टम जैसा है वैसा ही रहे, तभी तक हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। वैसे अगर आप सोलर सिस्टम के एक्चुअल साइज के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जाकर जरूर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।